सोमपुर से अमीनाबाद ट्रेन रूट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों का ऐसा कहना था कि उस रूट पर रात को कोई चुड़ैल निकलती है जो यात्रियों पर हमला कर उसे मार देती है। कुछ लोग उनकी बातों पर यकीन करते, कुछ उन बातों को अफवाह समझकर भूल जाते। दिसंबर की सर्दियों की बात है। रात के लगभग 10 बजे थे। सोमपुर एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से चली जा रही थी। ज्यादातर यात्री सो रहे थे। जो जगे थे उनमें से कुछ कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुन रहे थे, कुछ मोबाइल में गेम खेल रहे थे। जगे हुए लोगों में एक दो लोग बातें भी कर रहे थे। जानते हैं भाई साहब, इस सर्दी में मैं तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना चाहता, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे साले की शादी है, नहीं गया तो बीवी जान खा जाएगी। आपकी बीवी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो तो 1 महीने पहले से ही वहाँ डेरा डाले हुई है। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज पूरे कंपार्टमेंट में गूंजने लगी। अरे ये किसका बच्चा रो रहा है? यहाँ तो कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे के रोने की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि कंपार्टमेंट में नींद में सोए लोग भी जागने लगे। अरे भाई साहब, ये किसका बच्चा रो रहा है? सभी लोग इधर उधर देख रहे थे, लेकिन किसी को भी बच्चा दिखाई नहीं दिया। अचानक सभी की नजर एक सीट के नीचे गई, जहाँ से एक छोटा बच्चा रोते हुए और घुटनों पर चलते हुए निकला। अरे ये रहा वो बच्चा, लेकिन ये सीट के नीचे कैसे चला गया? बड़े ही लापरवाह हैं इसके माता पिता। वो ये बोल ही रही थी कि वो बच्चा हवा में उड़ने लगा। अरे ये बच्चा हवा में उड़ रहा है, क्या हो रहा है ये? कोई कुछ समझ पाता तभी चुड़ैल के वेश में एक औरत वहाँ आ जाती है और बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। क्या हुआ मुन्ना, क्यों रो रहा है? मत रो बेटा, माँ है ना, माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। उसके बाद वो चुड़ैल अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है और ट्रेन के यात्रियों की ओर देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं, मैं सबको मार दूंगी। ये कहकर उस चुड़ैल ने एक यात्री पर हमला कर दिया। उसने उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा दिया। छोड़ दो मुझे। अरे ये ट्रेन में चुड़ैल कहाँ से आ गई? वो यात्री गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे मार दिया। उसके बाद उसने कुछ और यात्रियों पर हमला कर उसे मार दिया। अब तो पूरे कंपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। तभी ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश करने लगी। उसी समय वो चुड़ैल बच्चे समेत गायब हो गई। ट्रेन जब सुरंग से बाहर निकली तो सभी यात्रियों के चेहरे पर खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। चुड़ैल, वो चुड़ैल, वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? उस रूट पर ऐसी घटनाएं आम हो गई थी। हर दिन वो चुड़ैल रात को लोगों को मारती, फिर सुरंग के पास जाकर गायब हो जाती। लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया था। रेलवे पुलिस ने मामले की तहकीकात करने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस केस में क्या रिपोर्ट है इंस्पेक्टर विनय? ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है हमें। सर, मुझे तो लग रहा है ये किसी लुटेरे गिरोह का काम है, जो चुड़ैल की अफवाहें फैलाकर यात्रियों को उनका सामान लूटने के लिए मार रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने किसी चुड़ैल को देखा है। सर, इसी बात की तहकीकात के लिए आज मैं खुद उस रूट पर ट्रेवल करने वाला हूँ। इंस्पेक्टर विनय केस की तहकीकात के लिए उस ट्रेन में सवार हो गया। उसके बगल वाली सीट पर एक मजदूर जिसका नाम रमन था, वो भी बैठा हुआ था। ट्रेन अपनी स्पीड में बढ़ी जा रही थी। तभी पहले की तरह ही यात्रियों को किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। फिर वो ट्रेन की सीट से निकलकर हवा में उड़ने लगा। अचानक वो चुड़ैल आ गई और उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और जोर जोर से हंसते हुए एक यात्री पर हमला कर दिया। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे इस चुड़ैल से, मुझे मार देगी। सभी यात्री चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। इंस्पेक्टर विनय थोड़ी दूर में बैठा हुआ था। अचानक उसे भी यात्रियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और आगे की ओर भागा। उसने देखा कि चुड़ैल ने एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से एक यात्री की गर्दन पकड़कर उसे उठा रखा है। ए, छोड़ो छोड़ो उसे, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तू मारेगा मुझे? मरे हुए को भी भला कोई मार सकता है क्या? ये कहकर चुड़ैल ने उस आदमी को छोड़कर इंस्पेक्टर विजय का गला पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने अपने बचाव में गोली चलाई। गोली चुड़ैल के सीने में लगी, लेकिन वो हंसती रही। तभी गोली की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर विनय के बगल वाली सीट पर बैठा रमन भागता हुआ आया।
चुड़ैल को देखते ही वो चौंक गया। कमला, कमला तू ये क्या कर रही है? तू क्यों मार रही है निर्दोषों को? तो मेरा क्या दोष था जो मुझे और मेरे बच्चे को मार दिया गया? मुझे कुछ नहीं पता कमला, मैं तो तुम दोनों की तलाश करके थक गया। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ और तुम ये चुड़ैल कैसे बन गई? उसके बाद चुड़ैल बनी कमला ने बताना शुरू किया कि आपके कहे अनुसार मैं 3 महीने पहले मुन्ने को लेकर ट्रेन से आ रही थी। उस दिन बहुत भीड़ थी, हालांकि मुझे टिकट मिल गई थी और बैठने की जगह भी। मेरे पास कुछ सामान भी था, मैंने वो सामान सीट के नीचे रख दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बैठने की जगह मिल गई, नहीं तो दिल्ली तक कैसे मैं जाती? साथ में मुन्ना भी है। मैं आराम से आ रही थी तभी मुन्ना रोने लगा। मेरे हाथ में एक बैग था जिसमें टिकट और कुछ पैसे थे। मैंने उसे सीट की साइड में रखा और मुन्ने को दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते वो सो गया। अचानक मेरी नजर सीट पर गई। मैंने देखा कि मेरा बैग तो वहाँ है नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई। अरे मेरा बैग कहाँ गया? ये भगवान, उसी में तो मेरा टिकट और कुछ पैसे रखे थे। मैंने अपने साथ बैठे लोगों से बैग के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी टिकट चेक करने के लिए टीटी हमारे डिब्बे में चढ़ा। वो सबसे टिकट के बारे में पूछता पूछता मेरे पास आया। टिकट टिकट टिकट, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? टिकट दिखाओ। अरे तेरे जैसों से मेरा पाला हर दिन पड़ता है। टिकट विकट तो लेना नहीं और रेल में ऐसे बैठ जाना है जैसे उनके बाप की रेल है। हाँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने टिकट लिया था, लेकिन लगता है भीड़ का फायदा उठाकर कोई मेरा वो बैग ले गया जिसमें टिकट और पैसे थे। मुंह बंद कर अपना, शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? चल फाइन निकाल, फाइन निकाल। वो टीटी बहुत ही बदमाश था। उसने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी, लेकिन ट्रेन में किसी भी यात्री ने मेरी मदद नहीं की। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे खींचकर तमाचा मार दिया। टीटी को उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा करूंगी। वो गुस्से में आ गया और मेरे बाल पकड़कर खींचते हुए मुझे ट्रेन के दरवाजे तक ले गया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। मुन्ना कमला की गोद में था। इस खींचतान में उसकी भी नींद खुल गई और वो भी रोने लगा। कमला टीटी से और यात्रियों से बार बार रहम की गुहार करती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसके बाद टीटी ने कमला को सुरंग के पास धक्का दे दिया। मेरी और मुन्ने की मौत हो गई। मरते ही मैं चुड़ैल बन गई। अब मेरे पास बहुत शक्ति थी। पहले मैंने उस टीटी को मारा और फिर लोगों को मारने लगी। फिर तुम में और उस निर्दयी टीटी में क्या अंतर रहा कमला? तू भी तो उसी की तरह निर्दोष लोगों को मार रही है, इसलिए तेरी और मुन्ने की आत्मा अब तक भटक रही है। कब तक भटकोगी तुम और मुन्ना? ये सब छोड़ दो कमला, ये सब छोड़ दो। आप ठीक कहते हैं, मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे और मेरे बेटे को मुक्ति दिला दीजिए। उसके बाद रमन ने कमला और मुन्ने का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। एक बार फिर उस रूट पर यात्री बिना डर के सफर करने लगे। रात के 10:30 बज रहे थे, लेकिन इस वक्त भी साहिल अपार्टमेंट के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। इसकी 9वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 13 में एक लाश मिली थी। लाश थी तो एक बहुत ही सुंदर लड़की की, लेकिन मर्डर करते वक्त हत्यारे ने उसका चेहरा ऐसा बना दिया था कि उसे देखकर ही डर लग जाए। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई थी। हॉस्पिटल से रामदयाल और विजेश एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंच चुके थे, क्योंकि उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करना था। उन दोनों ने लड़की की बॉडी को स्ट्रेचर पर डाला और लिफ्ट में गए। बहुत बुरी तरह मारा है इस लड़की को। रामदयाल, सच कहूँ तो इसका चेहरा देखकर एक पल तो मेरी रूह भी कांप गई थी। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। पूरा अंधेरा छा गया और लिफ्ट रुक गई। अरे ये लिफ्ट क्यों रुक गई? मोबाइल का टॉर्च जला। रामदयाल अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल ही रहा था कि ब्रिजेश जोर से चिल्ला उठा। रामदयाल का मोबाइल नीचे गिर पड़ा। रामदयाल, इस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अरे पागल वागल है क्या? ये मुर्दा है। नहीं रामदयाल, इसने ना सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा है, बल्कि अपने दांत मेरे हाथ में गड़ा रही है। रामदयाल ने अंधेरे में ही टटोलते हुए मोबाइल खोजा और उसकी लाइट जला दी, लेकिन तब तक लिफ्ट की लाइट भी आ चुकी थी और वो चलने लगी थी। उस रोशनी में रामदयाल ने देखा कि ब्रजेश का चेहरा डर के कारण पीला पड़ा हुआ था।
ना तो किसी ने उसका हाथ पकड़ा था और ना ही उसके हाथ में किसी ने अपने दांत गड़ाए थे। अरे क्या हो गया? किसने तेरा हाथ पकड़ा? किसने तेरे हाथ में दांत गड़ाए? हाँ, किसने? इस मुर्दा लड़की ने? हाँ। ये कहकर रामदयाल हंसने लगा। ब्रजेश ने लेकिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। लिफ्ट अब ग्राउंड फ्लोर पर आ चुकी थी। उन दोनों ने उसे एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल की ओर चल पड़े। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर सोहेल को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। वो अपने ऑफिस में ही बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। तभी ब्रजेश उनके पास आया। डॉक्टर सोहेल, उस लड़की की बॉडी पोस्टमार्टम रूम में रख दी है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अरे फाइल में तो सारी डिटेल्स लिखी होगी ना? वो तो लिखी है सर, लेकिन कुछ चीजें फाइल की बाहर ही होती है जो उनमें नहीं लिखी होती। ब्रजेश ने डॉक्टर सोहेल से ये बात इतने रहस्यमयी ढंग से बोली कि डॉक्टर सोहेल भी सोच में पड़ गए। ऐसी कौन सी बात है जो फाइल में नहीं लिखी हुई है? उसके बाद ब्रजेश ने अपार्टमेंट के लिफ्ट में घटी घटना को डॉक्टर सोहेल को बताया। उसकी बात को सुनकर डॉक्टर सोहेल ब्रजेश के थोड़ा करीब आए और कहा कि ब्रिजेश, तुम अपना मुंह खोलो तो। मुंह खोलूं? लेकिन क्यों? मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने ड्यूटी आवर में पीना तो नहीं शुरू कर दिया। डॉक्टर सोहेल ने ब्रजेश की बात को मजाक में उड़ा दिया। उधर दूसरी ओर पोस्टमार्टम रूम में रामदयाल अभी अभी लाई हुई उस लड़की की लाश के अंगूठे में अस्पताल का टैग लगा रहा था। वहाँ और भी कई सारी सफेद लाशें सफेद कपड़ों में लिपटी हुई रखी थी। तभी उसने देखा कि उस लड़की के अंगूठे में कुछ हलचल हुई है। उसे देखकर वो डर गया। अरे, जो मैंने देखा वो सच था क्या? नहीं, वो मेरा भ्रम होगा। भला मुर्दा के शरीर में कहाँ से हलचल होगी? वो एक बार फिर से अपने काम में लग गया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका पैर किसी चिपचिपी चीज पर पड़ा है। उसने जैसे ही नीचे देखा तो उसकी चीख निकल पड़ी। नीचे पूरा खून ही खून पड़ा हुआ था और वो खून उस लड़की के शरीर से निकल रहा था। खून? ये खून कहाँ से आ गया? ये तो इसकी बॉडी से निकल रहा है। लेकिन ये कैसे हो गया? वो खुद से ही सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी उसने देखा कि वो लड़की अचानक से उठकर बैठ गई है और जोर जोर से हंसे जा रही है। रामदयाल, तू अपने दोस्त का लिफ्ट में बहुत मजाक उड़ा रहा था ना? अब तू देख। ये कहकर उस लड़की ने रामदयाल पर हमला कर दिया। उसने उसके गले में अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून पीने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन उस लड़की का शिकंजा इतना मजबूत था कि रामदयाल बिल्कुल असहाय सा हो गया था। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और एक बार फिर से जोर लगाया। इस बार वो उस लड़की की गिरफ्त से छूट गया। छूटते ही वो पोस्टमार्टम रूम के बाहर पूरी स्पीड में भागा। उसके गले से अब भी खून की धार निकल रही थी। भागते भागते वो डॉक्टर सोहेल के कमरे में पहुंचा। वहाँ पर उसका दोस्त ब्रजेश अभी डॉक्टर साहब के पास खड़ा था। डॉक्टर सोहेल, वो लड़की। क्या हुआ रामदयाल? कौन लड़की? वो लड़की जिसे अभी हम लाए हैं, वो चुड़ैल है। उसने मुझ पर हमला किया। वो मेरा खून पी रही थी। ये कहकर उसने अपने गले की ओर इशारा कर उन्हें वहाँ देखने को कहा। सोहेल उसकी गर्दन की ओर गौर से देखने लगा। क्या हुआ तुम्हारी गर्दन को? डॉक्टर साहब, क्या आपको उस चुड़ैल के दांतों के निशान मेरी गर्दन पर नहीं दिख रहे? उसकी बात को सुनकर सोहेल ने उसे जोर से डांट दिया। क्या मजाक बना रखा है तुम दोनों ने? ये अस्पताल है, अस्पताल। बिना मतलब अंधविश्वास की बातें, भूत चुड़ैल की बातें तुम लोग मत किया करो। और हाँ, मुझे लगता है कि तुम भी अपने दोस्त ब्रजेश की तरह ड्यूटी आवर में नशा करने लगे हो। मैं तुम दोनों की शिकायत ऊपर तक करूंगा। ये कहकर डॉक्टर सोहेल पोस्टमार्टम रूम की ओर निकल पड़े। वो पोस्टमार्टम रूम में पहुंचे। उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा तो उसमें 1 बज रहे थे। डॉक्टर सोहेल ने अब तक सैकड़ों मुर्दों का पोस्टमार्टम किया था, इसलिए डर नाम की चीज उनमें थी ही नहीं। वो उस लड़की के स्ट्रेचर के पास गए, उसका कपड़ा हटाया। अपने इतने सालों के करियर में उन्होंने ऐसी भयानक लाश नहीं देखी थी। कितनी भयानक लाश है। बहुत ही बेरहमी से इसे किसी ने मारा है। इसे मारने वाला भी कोई राक्षस ही होगा। उस लड़की का चेहरा पत्थर से मार मार कर इतना खराब कर दिया गया था कि उसे देख आत्मा तक से हर जाए। बहरहाल सोहेल ने सामने की टेबल से चाकू लिया और पोस्टमार्टम की तैयारी करने लगे। तभी सोहेल ने देखा कि उस लड़की के चेहरे पर एक तिलचट्टा बैठा हुआ है। अरे, ये तिलचट्टा कहाँ से आ गया? सोहेल उस तिलचट्टे को अपने हाथों से हटाने लगे। तभी अचानक से उस मृत लड़की के शरीर में हलचल हुई। उसका मुंह अचानक से खुल गया और उससे कई सारे तिलचट्टे निकलने लगे। ये देखकर सोहेल भी अंदर तक सिहर गया। तिलचट्टों के निकलने का सिलसिला अभी खत्म ही हुआ था कि उस लड़की का मुंह एक बार फिर खुला और उसके मुंह से
खून की एक धार निकली जो सीधे सोहेल के मुंह और कपड़ों पर गिरी। उसका पूरा मुंह और कपड़े खून से लाल हो गए। खून? इस लड़की के मुंह से खून? ये कैसे संभव हो सकता है? सोहेल कुछ समझ पाते उससे पहले पोस्टमार्टम रूम की लाइट चली गई। सोहेल ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसका टॉर्च चलाया, लेकिन ये क्या, स्ट्रेचर से वो लड़की तो गायब हो गई थी। अरे वो लड़की कहाँ गई? वो लड़की कहाँ गई? कुछ सेकंड बाद पोस्टमार्टम रूम की लाइट आ गई। डॉक्टर सोहेल अब पूरी तरह से डर गए थे। उन्हें अपने दोनों वार्ड बॉय की बात सही लगने लगी थी। तभी अचानक उनकी नजर सीलिंग की ओर गई। उन्होंने देखा कि वो लड़की सीलिंग पर लटकी हुई है। उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही हैं। वो सोहेल की ओर घूर घूर कर देख रही है और अजीब सी आवाज उसके गले से निकल रही है। अचानक से वो चुड़ैल ऊपर से नीचे सोहेल के कंधे पर कूद गई। सोहेल नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अब उस चुड़ैल ने अपने दांत उनके सीने में गड़ा दिए। दर्द के मारे सोहेल चीखने लगे। पोस्टमार्टम रूम के बाहर उनकी ये आवाजें रामदयाल और ब्रजेश ने भी सुनी। उन्हें डर तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी वो पोस्टमार्टम रूम की ओर भागे हुए आए। जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि उस चुड़ैल ने अपने दांत बुरी तरह से सोहेल के सीने में गड़ा रखे हैं। ये देखकर उन्होंने वहां रखा चाकू उठाया और उस चुड़ैल पर वार करने लगे। छोड़ छोड़ इन्हें, छोड़ छोड़। लेकिन चुड़ैल ने उन्हें नहीं छोड़ा। मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। तुम सब लोग उस मयंक से मिले हुए हो जिसने मुझे बेरहमी से मारा। चुड़ैल की बात सुनकर डॉक्टर सोहेल ने आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कौन मयंक? तब उस चुड़ैल ने बताना शुरू किया। मयंक कहने को तो मेरा पति है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी पर है। उसने मुझसे प्यार का झूठा नाटक कर शादी कर ली, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत मेरे सामने आने लगी। वो मेरी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। आखिर एक दिन जब मैंने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, तो उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर मुझे तड़पा कर मार दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी जो उसके दोस्त हैं। हम लोग तुम्हारे पति के दोस्त नहीं हैं। ऐसे राक्षस आदमी का कौन दोस्त हो सकता है? हम अभी पुलिस को सारी असलियत बताते हैं। उसके बाद सोहेल ने पुलिस को फोन कर सारी असलियत बताई। पुलिस ने उस मयंक को पकड़ लिया जब वो अपने दोस्तों के साथ विदेश भागने की फिराक में था। मयंक को फांसी की सजा दी गई। चुड़ैल की आत्मा को इंसाफ मिल गया, इसलिए वो भी मुक्त हो गई। धर्मपुर गांव में रानी उसके परिवार के साथ रहती थी। रानी के परिवार में रानी का पति विजय, रानी की सास सुमित्रा और रानी की ननद गायत्री रहते थे। रानी के ससुराल वाले उसको बहुत परेशान करते थे। एक दिन सुबह रानी घर में काम कर रही थी। सुमित्रा रानी को आवाज लगाती है, अरे ओ करम चली रानी, कहाँ मर गई? जल्दी आ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तेल मल दे। माँ जी, बस मैं एक रोटी बेल दूं, फिर आकर लगाती हूँ। तू मुझे मना करेगी? अभी बताती हूँ तुझे। गायत्री जल्दी आ। सुमित्रा की आवाज सुनकर गायत्री भाग कर आती है और बोलती है, क्या हुआ माँ? जाकर रसोई घर से रोटी सेकने का चिमटा गरम करके लेकर आ, जल्दी जा, और अच्छे से गरम करियो चिमटा। अभी लाई माँ। गायत्री चिमटा गरम करके ले आती है और सुमित्रा गरम चिमटा रानी के हाथ पर लगा देती है। रानी जोर जोर से चीखती है और रोती है। दूसरे दिन रात को सुमित्रा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसकी नींद खुलती है। सुमित्रा पानी का ग्लास उठाती है और पीने ही वाली होती है कि ग्लास नीचे गिर जाता है। सुमित्रा डर कर पीछे मुड़ती है, तभी उसके सामने एक साया आता है और वो डर कर नीचे गिर जाती है। सुमित्रा की चीखें सुन विजय, गायत्री और रानी तीनों भागते भागते कमरे में आ जाते हैं। सुमित्रा को जोर जोर से रोते देख विजय पूछता है, क्या हुआ माँ? इतनी रात को चीख क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? बोलो माँ, बोलो। नहीं, यहाँ कोई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पूरे बदन पर गरम तवा चिपका रहा हो। आई, कोई तो था यहाँ। माँ पागल हो गई हो क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है, पूरा कमरा खाली है। जरूर आपने कोई सपना देखा होगा, सो जाओ अब। दूसरे दिन सुबह सुमित्रा को डर की वजह से बुखार चढ़ जाता है। गायत्री भी उसके पास बैठी होती है। गायत्री मन में सोचती है, क्यों ना भाभी को मजा चखाया जाए। गायत्री जोर से आवाज लगाती है, भाभी मुझे खाना ला दीजिए, माँ के कमरे में ही।
बहुत भूख लगी है। रानी रसोई घर में काम कर रही होती है। गायत्री की आवाज सुनकर बोलती है, अभी लाई दीदी। रानी जैसे ही खाने की थाली लगाकर गायत्री को देती है, गायत्री थाली को फेंकते हुए बोलती है, छी 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 छी, कैसी सब्जी बनाई है, दिखने में ही कितनी बुरी लग रही है। थूकने का भी मन नहीं ऐसी सब्जी पर तो। नहीं खाना मुझे, ले जाओ अपना खाना। दीदी आप परेशान ना हो, मैं कुछ और बना देती हूँ। कुछ और क्या बना देती हूँ? माँ बीमार है तो घर का बिगाड़ा करोगी? पता है ना राशन कितना महंगा आता है। जाओ मेरे लिए दूसरी थाली लेकर आओ और ये नीचे गिरा खाना खुद खाओ, समझी? रानी रसोई घर में जाकर गायत्री के लिए दूसरी थाली लगाकर लाती है और खुद रोते रोते नीचे पड़ा खाना खाने लगती है। गायत्री उसको रोते देख बोलती है, कितनी मनहूस है, आपको शर्म नहीं आती? भैया कितनी मेहनत करते हैं, चुपचाप ये सारा खाना खाइए, हर बात पर क्या रोना। रात को गायत्री कमरे में सो रही होती है, तभी अचानक उसको कोई जोर से थप्पड़ मारता है। वो उठकर बैठ जाती है और बोलती है, कौन है यहाँ? बोलते क्यों नहीं, कौन है यहाँ? तभी किसी के जोर से हंसने की आवाज आती है। गायत्री डर से बोलती है, अरे बोलो कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बहुत शौक है ना तुझे लोगों को परेशान करने का? अब खुद पर आई तो मुझे परेशान क्यों कर रही हो? वाह वाह। तभी कमरे की सभी लाइट जलने और बुझने लगती है और सामने से एक थाली आती है जिसमें गंदे दाल, चावल और रोटी सबकी जूठन पड़ी होती है। चुड़ैल वो सब जूठन गायत्री के मुंह में खिलाते हुए बोलती है, अब खिलाएगी किसी को जूठन? बोल, खिलाएगी? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, कभी नहीं खिलाऊंगी। गायत्री जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी विजय और सभी लोग गायत्री के कमरे में पहुंच जाते हैं। गायत्री सारी बातें विजय और सुमित्रा को बताती है। सुमित्रा रानी को घूरते हुए बोलती है, मुझे लगता है इस रानी ने हमारे ऊपर कोई जादू टोना करवा दिया है। हाँ माँ, सही बोल रही हो आप, ये सब भाभी की चाल है। ये जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। मैंने कुछ नहीं किया है, आप सब लोग मेरे हैं, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? तो तुम क्या बोलना चाहती हो कि माँ और गायत्री झूठ बोल रहे हैं? तुम उन्हें झूठा साबित करना चाहती हो? मैंने कब कहा वो झूठ बोल रही है, पर मेरा यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे जबान लड़ाओगी तुम? अभी बताता हूँ तुझे। विजय रानी को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है, विजय को एक जोर से थप्पड़ पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। सुमित्रा जोर से चिल्लाती है, मेरा बेटा! अरे कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान कर रही हो हम लोगों को? घर की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती है, हवा और तेजी से चलती है और फिर सामने एक चुड़ैल दिखती है। सब उसको देखकर दंग रह जाते हैं। डरावना जला हुआ चेहरा चुड़ैल रानी से बोलती है, तुम्हें शायद मैं याद नहीं, मेरा नाम विद्या है, तुम्हारी बचपन की बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों स्कूल में हमेशा साथ में रहते थे, पर मेरे पापा का ट्रांसफर बाहर होने की वजह से मुझे शहर जाना पड़ा और हम दोनों की दोस्ती टूट गई। विद्या, पर तुम ऐसे मेरे परिवार वालों को परेशान क्यों कर रही हो? क्योंकि ये लोग तुम्हारे साथ भी वही कर रहे हैं जो 2 साल पहले मेरे साथ हुआ था। मतलब? शहर जाने के कुछ सालों बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के दूसरे दिन से ही मेरी ननद, सास और पति तीनों ने मुझे बहुत परेशान किया। मुझे रोज बहुत टॉर्चर किया। मैं सब कुछ सहते सहते थक गई थी, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन मेरे पति और सास ने मिलकर मुझे इतना मारा, गंभीर चोट आने और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मेरी मौत हो गई। और जब से मेरी आत्मा ऐसे ही भटक रही है। तुम पर ऐसे अत्याचार होते देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम आज की नारी हो, कोई बेचारी नहीं रानी। तुम मेरी तरह बेवकूफ बनकर इन लोगों के अत्याचार को मत सहो, क्योंकि अत्याचार करने वाले से ज्यादा गलत अत्याचार सहने वाला होता है। अगर मैंने और तुमने पहले ही दिन इन लोगों के अत्याचारों का विरोध कर दिया होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। विद्या की बातें सुनकर रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो विद्या से बोलती है, विद्या, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, आज के बाद मैं किसी के अत्याचार नहीं सहूंगी, अपने लिए आवाज उठाऊंगी। शाबाश रानी, मेरी बहादुर दोस्त।
अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कम से कम किसी एक की जिंदगी में तो बदलाव आएगा। विद्या चुड़ैल गुस्से से विजय, सुमित्रा और गायत्री को देखते हुए बोलती है, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर आके से मेरी दोस्त को परेशान किया तो नहीं नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सुधर गए हैं, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हाँ हाँ, माँ सही बोल रही हैं। माफी मुझसे रही रानी से मांगना, तुम लोगों ने बहुत गलत किया उसके साथ। चुड़ैल इतना बोलकर गायब हो जाती है। विजय, सुमित्रा और गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रानी के साथ अच्छे से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। द सिडनी हार्बर ब्रिज। 1970 सिडनी। डेविड फ्रीमैन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। उनकी बेटी लूना उनकी जान थी। बाय स्वीटहार्ट। बाय डैडी। वैसे तो लूना बहुत चंचल स्वभाव की थी, पर वो अपनी मम्मी की हेल्प भी किया करती थी। पर हर दिन कुछ समय के लिए लूना एकदम शांत हो जाया करती थी। जब भी वो अपने ग्रैंडपा रैल्फ फ्रीमैन की तस्वीर देखा करती थी, लूना को उनकी तस्वीर से अलग ही लगाव था। उसे अपने ग्रैंडपा के बारे में सब कुछ जानना था। मम्मी, दादाजी कैसे थे? तुम्हारे दादाजी बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने द फेमस सिडनी हार्बर ब्रिज बनवाया था, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। ये सब तो मैं जानती हूँ, आप कुछ ऐसा बताइए ना जो मुझे पता नहीं। लूना, जितना मैं जानती हूँ तुम्हें बता दिया, और अगर तुम्हें और भी कुछ जानना है तो अपने डैडी से पूछो। मैंने कई बार पूछा है, पर वो भी मुझे सिर्फ इतना ही बताते हैं। लगता है आप दोनों को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता। लूना नाराज होकर वहाँ से चली गई। उनके बारे में तुम भी ना जानो तो ही अच्छा है। लूना को समझ आ गया था कि उसकी मम्मी डैडी उससे कुछ तो छुपा रहे हैं, पर क्या? इसलिए लूना ने अपने दादाजी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लूना पुराने अखबारों में अपने दादाजी के बारे में खोजने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? पुराने अखबार पढ़ रही हूँ। पर क्यों? दादाजी के बारे में जानने के लिए। ये सुनकर बेला परेशान हो गई। वो जो नहीं चाहती थी वही हो रहा था। उस रात बेला ने ये बात डेविड को बताई। लूना की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। क्या हमें वो राज लूना को बता देना चाहिए? नहीं, अभी वो बच्ची है, समय आने पर हम उसे बता देंगे। आज लूना का 18वां जन्मदिन था। पूरा परिवार तैयारियों में बिजी था, पर लूना अपने दादाजी की तस्वीर के सामने खड़ी थी। डेविड को लूना की जिज्ञासा समझ आ रही थी, इसीलिए वो उसके पास गया। डेविड ने लूना के गले में एक लॉकेट डाला और उसका माथा चूमा। हैप्पी बर्थडे माय लव। थैंक यू डैडी। पूरा परिवार तैयारियां कर रहा है, तुम यहाँ खड़ी हो दादाजी को देखते। डैडी, मुझे दादाजी के बारे में जानना है। जितना मुझे पता था उतना मैंने तुम्हें बता ही दिया, और क्या जानोगी तुम? डैडी, आपने तो वही बताया जो लोग जानते हैं। आपने अपने डैडी के बारे में कोई डिटेल नहीं बताई। लूना वो बहुत ही बिजी इंसान थे, वो पूरा समय काम ही करते रहते थे। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा मिला ही नहीं। जब वो हमें मिले तो उनकी उम्र हो चुकी थी, और वो इस हालत में नहीं थे कि वो मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बता सकें। ठीक है डैडी, पर मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। आप मना नहीं करेंगे? प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस। मुझे दादाजी का बनाया हुआ सिडनी हार्बर ब्रिज देखना है। क्या? आपने कहा था आप मना नहीं करेंगे। पर वो बहुत दूर है, काफी समय लग जाएगा। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे तो सिडनी हार्बर ब्रिज देखना है, और वो भी कल ही। इतना बोलकर लूना अपने बर्थडे की तैयारियों में बिजी हो गई। इस रात डेविड और बेला दोनों परेशान थे। आपने हाँ क्यों बोला? मैंने कहा हाँ बोला, लूना ने खुद ही अपनी बात मनवा ली। वो तो बच्ची है, पर आप तो सब कुछ जानते हैं ना। वो ब्रिज नहीं, श्राप है हमारे परिवार के लिए। पता है, पर एक बार उस ब्रिज पर जाने से कुछ नहीं होगा। हम रात होने से पहले वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है आपको लूना को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। नहीं, ये सही समय नहीं है। उस रात बेला और डेविड सो न सके। अगली सुबह लूना हंसी खुशी तैयार हो गई।
डैडी मैं रेडी हूँ, जल्दी चलिए, हमें देर हो जाएगी। आ रहा हूँ। डेविड और बेला ना चाहते हुए भी आज लूना को सिडनी हार्बर ब्रिज दिखाने ले जा रहे थे। पर जैसे ही वो तीनों कार में बैठे, रैल्फ फ्रीमैन की तस्वीर जमीन पर गिर गई और तस्वीर का शीशा टूट गया। लूना बहुत खुश थी कि आज उसका सपना पूरा होगा, पर बेला और डेविड को अलग ही डर सताए जा रहा था। शाम हुई और वो लोग सिडनी हार्बर ब्रिज पहुंच गए। फाइनली हम पहुंच गए। डैडी ये ब्रिज इतनी भी दूर नहीं था। अब जल्दी जल्दी देखो, हमें वापस घर भी पहुंचना है। मम्मी अभी तो हम आए हैं। लूना आंखें भर के पूरा ब्रिज देख रही थी। ये कितना बड़ा है, दादाजी ने ये ब्रिज कैसे बनवाया होगा। और बस तभी लूना ने ब्रिज की रेलिंग छू ली और अचानक पूरा ब्रिज कांपने लगा। ब्रिज के अंदर दबे 3 कंकालों ने अपनी आंखें खोली। डैडी ये सब क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी। पर क्यों? ये सब क्या हो रहा है? आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? यही कि ये ब्रिज हमारे परिवार के लिए श्राप है। इस ब्रिज को बनाते वक्त ही हादसा हुआ और 3 मजदूर इस ब्रिज से गिर गए। वो लोग रेलिंग पकड़े हुए थे। तुम्हारे दादाजी दौड़ते हुए आए और तीनों ने तुम्हारे दादाजी से मदद मांगी, पर तुम्हारे दादाजी को डर लगने लगा कि कहीं उन तीनों को बचाते बचाते वो खुद ही ना मर जाएं। इसीलिए उन्होंने उन तीनों की मदद नहीं की। वो तीनों मजदूर इस ब्रिज के नीचे दब गए और उनकी आत्मा आज भी यही है। तुम्हारे दादाजी को यहाँ 3 कंकाल दिखाई देने लगे और अचानक एक दिन उनकी लाश इसी ब्रिज पर मिली। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि हमारे परिवार से कोई भी इस ब्रिज पर न आए। डैडी आप ये मुझे पहले बता देते। अब यहाँ से चलिए। बैठो गाड़ी में। लूना और बेला कार में बैठ गए, पर जैसे ही डेविड ने गाड़ी का डोर खोला, एक कंकाल ने उसे डोर समेत उड़ा दिया। बेला, लूना को ले जाओ। डेविड को देख बेला ड्राइवर की सीट पर आ गई, पर जैसे ही वो कार स्टार्ट करने वाली थी, दूसरे कंकाल ने उसे भी हवा में उड़ा दिया। लूना भाग जाओ। लूना ये देखकर सदमे में थी। उसने भागना चाहा, पर उसके पैर तो भाग रहे थे, लेकिन ब्रिज तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज हमारा बदला पूरा होगा। फ्रीमैन का पूरा वंश खत्म। उस कंकाल ने लूना का गला दबोचा और उसे पटक दिया, पर तभी लूना के गले का लॉकेट खुल गया। उस लॉकेट के अंदर एक क्रॉस था जो खुलते ही चमकने लगा। अब जब कंकाल ने लूना को छूना चाहा तो उसे झटका लगा। लूना समझ गई कि ये लॉकेट उसकी रक्षा करेगा। लूना ने ब्रिज पार करने की कोशिश की तो वो ब्रिज और लंबा होता जा रहा था। अब मैं क्या करूं? इस ब्रिज से कैसे निकलूं? तभी लूना की नजर नदी पार गई और वो नदी में कूद गई। लूना को तैरना आता था। वो कंकाल लूना का पीछा कर रहे थे, पर अब वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लूना ने तैरकर नदी पार कर ली और अपनी जान बचा ली। आज फिर लूना अपने दादाजी की तस्वीर के सामने बैठी थी। उसके गले में अब भी वो लॉकेट था, पर अब वो 18 साल की नहीं बल्कि 70 साल की थी। और आज भी वो सिडनी हार्बर के हादसे को याद करके रोया करती थी। उस ब्रिज पर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। माफ कर दीजिए मुझे दादाजी, मम्मी, डैडी, आई एम सॉरी। संपत अपने परिवार के साथ अंबिकापुर में रहता था। उसकी पत्नी मंजू बहुत झगड़ालू स्वभाव की थी। हर वक्त संपत के पीछे पड़ी रहती थी। अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुमसे शादी की। तुम जैसे गरीब और बेरोजगार आदमी से मैंने अपनी जिंदगी को बांध लिया। अरे मंजू, मैं रोजाना काम ढूंढने जाता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती है जो कोई काम नहीं देता तो? मुझे 5 रुपए दो ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। माँ, मुझे भी खानी है आइसक्रीम। हाँ हाँ, तुम्हारे बापू ने तो जैसे पैसों का पेड़ लगा रखा है, बस तोड़ तोड़ कर रुपए खर्च करती रहूं। चुपचाप जाकर वहाँ बैठ जाओ, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। मंजू, अब बहुत हुआ। अब तुम देखना, मैं तभी वापस आऊंगा जब मेरे पास खूब सारे पैसे होंगे। हाँ। संपत गुस्से में घर से चला जाता है।
मंजू ये सोचकर अपने काम में लग जाती है कि थोड़ी देर में संपत आ ही जाएगा। चलते चलते संपत एक सुनसान सड़क पर पहुंचता है। अरे मैंने बोला था ठेकेदार को कि चाहे एक मजदूर भेजो पर भेज जरूर देना, पर अब वो कह रहा है कि आज सोमवार की छुट्टी है तो सारे मजदूर छुट्टी पर हैं। अब छोड़िए भी राजेश जी, मैं देखता हूँ फिर। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। अब क्या करूँ, सेठ जी ने ये दीवार शाम तक तोड़ने को बोली थी, अब मजदूर कहाँ से ढूंढूं? संपत ये सब सुन लेता है। वो उस व्यक्ति के पास जाता है। मैं बहुत देर से आपको परेशान होता हुआ देख रहा हूँ साहब, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या तुम ये दीवार तोड़ सकते हो? ये हमारे मॉल की शो को खराब कर रही है। अब मैं तुम्हें इस काम के 500 रुपए दूंगा। जी जी, मैं ये काम कर सकता हूँ सर। व्यक्ति ने संपत को हथौड़ा कुदाल दे दिए और संपत दीवार तोड़ने में लग गया। शाम तक संपत ने दीवार तोड़ दी। व्यक्ति ने संपत को उस काम के 500 रुपए दे दिए। अभी मुझे और पैसे कमाने हैं, नहीं तो 4 दिन बाद फिर मंजू मुझे ताने देगी। संपत थोड़ी दूर चलता है, तभी उसे आवाज आती है। अरे तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कौन हो भाई? भाई नजर क्यों नहीं आ रहे हो? कौन हो? मैं हूँ सेठ हरि किशन का भूत। तुमने वो दीवार जिसे आज तोड़ा, उसमें मैं पिछले 5 वर्षों से रह रहा था। आज तुमने मेरी रहने की जगह तोड़ दी। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ रहूं? भूत जी, मुझे जाने दो। मेरे घर में पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो पैसे कमाने निकला था। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे अलावा मेरे परिवार में कोई नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मुझे बस अपने कातिलों से बदला लेकर अपनी पत्नी और बेटे को उनके हक को वापस दिलाना है। पर आपको मारा किसने? और मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ भूत जी? संपत, आज से 5 साल पहले की बात है। मैं अपनी पत्नी राधा और बेटे बिट्टू के साथ बहुत खुशी से रह रहा था, पर हमारी खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई। मैं एक बिल्डर था। लोगों को मजबूत मकान और इमारत बनाकर देना मेरी जिम्मेदारी थी। एक दिन, सेठ जी आप बेफिक्र रहो, मैंने खुद सारा सीमेंट और मटेरियल चेक किया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है मोहन, अगर तुम कहते हो तो मैं यकीन कर लेता हूँ। आखिर तुम राधा के चचेरे भाई हो। हरि किशन का भूत संपत को अपनी कहानी सुनाता रहा। एक दिन मुझे पता चला कि जो बिल्डिंग हमने बनवा कर बेची थी, वो इमारत गिर गई है। मैं मोहन के पास गुस्से में ऑफिस पहुंचा। ऑफिस बंद हो चुका था। मैं घर वापस ही जाने लगा, तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। मैंने शीशे में से झांक कर देखा तो अरे ये तो मोहन है और इसके साथ तो नामदेव है, मेरा पुराना धोखेबाज वर्कर। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? अबे यार, वो सेठ हरि किशन तो पागल आदमी है। हाँ? तभी तो मुझ पर विश्वास करके सारा काम मेरे हवाले कर दिया। और मैंने हल्का मटेरियल इस्तेमाल करके इमारत खड़ी कर दी। मुझे भी सेठ हरि किशन से अपने अपमान का बदला लेना था। उसने मुझे नौकरी से निकाला था ना, अब दुनिया उस पर थू थू करेगी जब लोगों को पता चलेगा कि इसने कच्ची इमारत बनाकर दी थी। तभी हरि किशन के हाथ से वहाँ रखा एक स्टूल गिर जाता है। नामदेव, लगता है किसी ने हमारी बातें सुन ली है। अरे ये तो सेठ जी हैं। मोहन और नामदेव हरि किशन के पीछे भागते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। एक काम कर नामदेव, इसे यहीं ऑफिस में पंखे से लटका देते हैं। लोगों को लगेगा बेचारा शर्म से मर गया। अब नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे छोड़ दो। मोहन और नामदेव हरि किशन को पंखे पर फांसी से लटका देते हैं। मार दिया उन लोगों ने मुझे, मैं कुछ नहीं कर सका। आज वो लोग मेरे पैसों पर ऐश कर रहे हैं। मेरी आत्मा कब से भटक रही है, पर तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए तुम मुझे सुन पाए और देख भी, वरना सब डर कर भाग जाते हैं। आपके साथ बहुत बुरा हुआ भूत जी, पर अभी मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? संपत, मैं तुम्हारे द्वारा अपनी पत्नी और बच्चे से बात कर पाऊंगा। मेरे घर चलो अभी। भूत संपत को अपने बंगले में लेकर जाता है। संपत मेरी पत्नी राधा और मेरा बेटा बिट्टू, वो देखो सामने। राधा दीदी, जरा जल्दी जल्दी पोछा लगा लो। हैं? आज मैंने नौकरों को छुट्टी दे रखी है। सुनो जी,
हम कहीं घूमने चलते हैं। मोहन और उसकी पत्नी बाहर चले जाते हैं। हरिकिशन का भूत संपत के साथ अंदर आता है। जी नमस्ते। आप कौन है? आपके पति आपसे बात करना चाहते हैं। हरिकिशन का भूत संपत के अंदर प्रवेश कर जाता है। संपत राधा को सारी बात बताता है। राधा, तुम्हारी और बिट्टू की ये क्या हालत हो गई है? मोहन और नामदेव ने ही मेरा खून किया है, मुझे फांसी पर लटका दिया। मैं तुम्हारा और बिट्टू का हक तुम्हें दिलवा कर रहूंगा। आपके साथ इतना गलत हुआ और इन लोगों ने आपके खिलाफ पुलिस को और मुझे झूठ बोला। अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी जी? तुम बिट्टू का सहारा बनो राधा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद संपत के साथ मिलकर हरिकिशन का भूत मोहन और नामदेव पर नजर रखता रहा। मोहन और नामदेव ने जो बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट के पैसों से मटेरियल मंगवाया था वो सारा बदल दिया और संपत को लेकर पुलिस में पहुंचा। जी मेरा नाम संपत है। आज से 5 साल पहले जब सेठ हरिकिशन जी धोखाधड़ी के इल्जाम में फंसे थे, उसके असली गुनाहगार आपको उनके ऑफिस में ही मिल जाएंगे। हरिकिशन जी कोई देश छोड़कर नहीं गए। इंस्पेक्टर साहब, असली मुजरिम कौन है ये पता लगाने के लिए आपको मेरे साथ अभी चलना होगा। पुलिस संपत के साथ हरिकिशन के ऑफिस पहुंचती है और मोहन से बिल्डिंग बनाने के सामान की चेकिंग करने के लिए बोलती है। हमें चेक करना होगा जो सामान बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल हो रहा है वो कितना सही है। पर इंस्पेक्टर साहब, ये कौन है जिसके कहने पर आप मेरी तलाशी ले रहे हैं? पुलिस सारा सामान चेक करती है जिसमें घोटाला होता है। पुलिस मोहन और नामदेव को गिरफ्तार कर लेती है और सारी पूछताछ करती है। सेठ हरिकिशन बेकसूर साबित होता है। राधा को अपना घर और जायदाद वापस मिल जाते हैं। राधा जी, हरिकिशन जी आपसे बात करना चाहते हैं। राधा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। संपत, मैं चाहता हूँ तुम अपने परिवार के साथ यहीं मेरे घर में रहो। राधा को बिजनेस में सहायता भी होगी और इस दुनिया में तुम जैसा ईमानदार व्यक्ति मुझे नहीं मिलेगा। तुमने मेरी इतनी सहायता की है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। संपत उस दिन से अपनी पत्नी मंजू और बच्चों के साथ वही रहने लगता है। राधा भी अब बिजनेस संभाल लेती है। संपत राधा के काम में उसकी सहायता करता है। मोहन और नामदेव को उम्र कैद की सजा हो जाती है। गरीब और भूत के जीवन की उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।